कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट एपिसोड था उस पे हम जो है दो तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बात कर चुके हैं। एक तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसको हमने नाम दिया था ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसको हमने नाम दिया था कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिएगा हमने दो तरह के केस पढ़े थे। जब इलेक्ट्रोलाइट को हम किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं और सॉल्यूशन बना लेते हैं और डिसोसिएशन और एसोसिएशन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो आपस में बराबर आती हैं। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम फॉर्मूला लगाकर निकालते हैं, और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम प्रैक्टिकली जो है कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकली निकालते हैं। तो ये दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो बराबर आती है। लेकिन जब हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात कर रहे हो, जब हम जो है डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में आते हैं, तो जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एररफुल होती है, वो हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं देती है। एक्यूरेट वैल्यू कौन देता है? हमें ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देता है। मतलब ये दोनों वैल्यूज हैं वो बराबर नहीं होती हैं, और अगर हमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में एक्यूरेट वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो हमें प्रैक्टिकल करना होगा, है ना। तो क्या रियल लाइफ में यह पॉसिबल है कि हम बार बार प्रैक्टिकल करते रहें, या आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन से रिलेटेड, तो क्या एग्जामिनर को आप ये बात कहेंगे कि सर मैं प्रैक्टिकल करके आ रहा हूं और प्रैक्टिकल करने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दूंगा? क्या ये पॉसिबल है रियल लाइफ में? इस एरर को मिटाने के लिए ही कल हमने एक बात भी की थी। वो बात क्या थी कि जो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी है, कैलकुलेटेड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में एररफुल है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, अगर हम इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्टेन हो जाती है। मतलब कुछ नहीं करना है, हमें कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेट करना आता है, और हमें एक फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है जो कि आई है, तो हमें हमारा रियल वैल्यू पता चल जाता है। मतलब अगर हम फाइनल डेस्टिनी तक पहुंचे, मतलब मुझे ये फैक्टर है वो निकालना आना चाहिए, और इसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं? वो वांट ऑफ फैक्टर्स कहते हैं। वांट्स ऑफ फैक्टर, इसको हम क्या है कहते हैं। मतलब अगर मैं वांट्स ऑफ फैक्टर निकालना सीख जाऊं, है ना, तो मुझे प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। बस आप कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालिए, उसको वांट ऑफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में आपको एग्जैक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी, है ना। तो मतलब डेस्टिनी कहां पे खत्म होती है? वांट ऑफ फैक्टर पे। मतलब आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहने वाला है किस पे? वांट ऑफ फैक्टर पे। चलिए एक बात और देखते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं कि हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि हमारे पास चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी लोवरिंग इन रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर था जीटा बी के। दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी बराबर था केबी इंटू स्मॉल एम। तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ बराबर था केएफ इंटू स्मॉल एम। एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बराबर था सीआरटी। तो ये था जब डिसोसिएशन नहीं होता है। लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि डिसोसिएशन नहीं होता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इन फॉर्मूलों से कौन आएगा? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी
जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, इन दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। चाहे आप कैलकुलेटेड निकालिए, चाहे आप जो है ऑब्जर्व्ड निकालिए, आपके पास कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, बिल्कुल दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट सेम आएगी। लेकिन इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन आपके पास एरर आ जाती है और आपके पास जो है एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालोगे, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर क्या होता है, आई इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस और नो। तो देखिएगा, जैसे मैं कहूं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, ये कैसी हो, ऑब्जर्व्ड हो, है ना, क्योंकि डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में कौन एक्यूरेट है, ऑब्जर्व्ड एक्यूरेट है, यस और नो। तो ये अगर ऑब्जर्व्ड है और मैं ऑब्जर्व्ड निकालना चाहता हूं तो कैलकुलेटेड को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आई से, और कैलकुलेटेड कौन है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट है, और ये किसके बराबर था, जीटा बी के बराबर था। तो यहां मैं कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह क्या लिख सकता हूं, जीटा बी लिख सकता हूं, क्योंकि कैलकुलेटेड किसके बराबर थी, जीटा बी के बराबर थी। तो आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन निकालना है, तो जीटा बी को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपको वन टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम यही केस अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, और कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में निकालोगे, ऑब्जर्व्ड कंडीशन में निकालोगे, मतलब आप डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में निकालोगे। तो कैलकुलेटेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, केबी इंटू एम, केबी इंटू एम, कैलकुलेटेड क्या था, केबी इंटू एम, लेकिन ऑब्जर्व्ड में क्या हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा। सेम अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे, कौन सी कंडीशन में निकालना है हमें, डिसोसिएशन और एसोसिएशन में, मतलब कैसा होगा ये, ऑब्जर्व्ड, है ना, और ऑब्जर्व्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कैलकुलेटेड इंटू आई। तो कैलकुलेटेड क्या है, कैलकुलेटेड है के एफ इंटू एम, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आई से कर देंगे, तो आपके पास ऑब्जर्व्ड जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। लास्ट फाइनल वही सेम, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, और किस कंडीशन में, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कंडीशन में, तो उसको हम ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, और वो हो जाएगा कैलकुलेटेड को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, आई से। तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन में, जबकि ये फॉर्मूले यूज होते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन। ठीक है जी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पास अगर न्यूमेरिकल में डिसोशिएट या एसोसिएट की बात नहीं है, या ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट, या ऐसा आपके पास सबस्टांस है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोशिएट ही होते हैं, ऐसा आपके पास सबस्टांस है, ऐसा आपके पास सोल्यूट है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे यूरिया है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे सुक्रोज है, जैसे फ्रक्टोज है, तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप इन फॉर्मूलों के हेल्प से निकालोगे। और अगर आपके पास ऐसा सोल्यूट है जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो डिसोशिएट होता है, तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप इन फॉर्मूलों से निकालोगे, क्योंकि डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी है वो सही नहीं होती है, वो एक्यूरेट नहीं होती है। कौन सी प्रॉपर्टी एक्यूरेट होती है, ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी है वो एक्यूरेट होती है। कौन सी प्रॉपर्टी एक्यूरेट होती है, ऑब्जर्व्ड। और ऑब्जर्व्ड कैसे निकलती है, जब आप कैलकुलेटेड को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
हैं, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीख सकते हैं, सीखेंगे। और अगर हमने वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीख लिया, कैलकुलेटेड तो हमें आता ही है, कैलकुलेटर तो इन फॉर्मूलाज में हम गिवन वैल्यू रख देंगे। ये जो फॉर्मूला है उनमें न्यूमेरिकल में वैल्यूज हैं वो गिवन होगी, और गिवन वैल्यू को रख के कैलकुलेटेड तो हमें निकाल ही सकते हैं। और कैलकुलेटेड निकालने के बाद हम वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज का मेन फोकस है वो हमें वांट ऑफ फैक्टर है उसको निकालना सीखना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं किस पे, वांट ऑफ फैक्टर पे। ये फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। चलिए तो वांट ऑफ फैक्टर की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे पास जो है वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है जी। तो अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करूं तो वांट ऑफ फैक्टर का यूज कब हो रहा है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन में। मतलब वांट ऑफ फैक्टर किसको डिटरमाइन कर रहा है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन को। क्योंकि डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं था तो वांट ऑफ फैक्टर भी नहीं था। तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन the degree of dissociation oblique एसोसिएशन, कि जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है वो कितना हो रहा है ना, कितने परसेंट हो रहा है या कितने गुना हो रहा है, उसको रीजन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं। अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला देखूं तो वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है, चलिए मैं थोड़ा पीछे से रिकैप कर लेता हूं। आपको पता है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर है आई इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से आई निकालोगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई क्या है, आई वांट ऑफ फैक्टर है, और किस किस के रेशो को हम आई कहते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि आप प्रैक्टिकली निकालते हो, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो फॉर्मूले से निकालते हो। अगर आप उन दोनों के जो है रेशो को क्या बोलते हैं, आप वांट ऑफ फैक्टर आप बोल देते हैं। एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला देखें तब देखेंगे, ये फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन। ये भी वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है कि आपने कोई सोल्वेंट में डाला और उससे क्या बना लिया है, सॉल्यूशन बना लिया है। तो सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट के जो मोल हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन के टूटने के बाद, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कितने मोल हैं, और उसमें डिवाइड कर दे पहले कितने मोल थे, तो उससे भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों में से आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर, एंड दिस वांट ऑफ फैक्टर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो ये था वांट ऑफ फैक्टर। देखते हैं अब कैसे वांट ऑफ फैक्टर को निकाला जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे एसोसिएशन की, ठीक है जी।
तो पहली हेडिंग लिखता हूं मैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वीएफ लिख रहा हूं मैं सीधा, वॉन हॉफ्स फैक्टर। ठीक है जी, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है उसमें रिलेशन देखने वाले। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम अल्फा और आई में रिलेशनशिप देखने वाले। चलिए, मेरे पास दो केस बनेंगे। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं 100% डिसोसिएशन की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 100% डिसोसिएशन की। 100% डिसोसिएशन का मतलब है आपने कोई सोल्यूट डाला, 1 मोल डाला तो 1 का पूरा पूरा टूट जाएगा, 2 मोल डाला तो 2 के 2 टूट जाएंगे, 3 डाला तो 3 के 3 टूट जाएंगे। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। तो उस केस में हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं देखिएगा। जैसे देखिएगा मेरे पास है NaCl। NaCl जैसे ही हमने वाटर में डाला तो ये 100% डिसोसिएट होगा और टूट जाएगा किसमें, Na+Cl में। अगर आपने 1 मोल डाला है शुरू में NaCl तो 1 मोल Na बनेगा और 1 मोल क्या बनेगा, Cl बनेगा। ठीक है जी, यहां से आप I निकालेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन कितने थे पहले 1। तो आई का वैल्यू आपके पास कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। सेम अगर मैं बात करूं MgCl2 में, अगर मैं इसको डिसॉल्व कर दूं वाटर में और ये 100% डिसोसिएट हो जाए तो कैसे टूटेगा, Mg+2 और 2Cl-। अगर आप इसका 1 मोल लेंगे तो डिसोसिएट होने के बाद 1 मोल Mg बनेगा, यहाँ 1 है, 1 मोल Mg, यहाँ कितने मोल बन रहे हैं 2 मोल, तो कितने मोल Cl बनेगा, 2 मोल Cl बनेगा। तो I है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, कितने मोल बन रहे हैं डिसोसिएशन के बाद 3, क्योंकि पहले कितने मोल थे 1। तो यहां से जो I है वो कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। चलिए एक केस और देखते हैं। अगर मैं कहूं AlCl3 है तो किस तरह टूटेगा ये, Al+3 3Cl-। अगर आप शुरू में इसका 1 मोल लेते हो तो ये 1 मोल बनेगा और ये कितने मोल बनेंगे आपके पास, 3 मोल बनेंगे। तो I निकालना है तो डिसोसिएशन के बाद टोटल कितने मोल है 4, पहले कितना मोल है 1, तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 100% डिसोसिएशन होता है तो कुछ नहीं करना, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल हैं अपॉन डिसोसिएशन के पहले कितने मोल थे, अब वहां से इजीली क्या कर सकते हैं, I कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू वाला काम नहीं है। दिख रहा है आपको। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। देखिएगा वो क्या एग्जांपल है, देखिएगा जैसे मेरे पास है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसायानाइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, पोटेशियम फेरोसायानाइड, ये इसका नाम है पोटेशियम फेरोसायानाइड। देखिएगा किसी भी साल्ट को कैसे तोड़ते हैं, जैसे AXBY, तो आप पहले X लिखिए, Y लिखिए, X के साथ कौन है
ए, y के साथ कौन है b, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, यहां आ जाता है y, यहां आ जाता है x, पहले वाले पे प्लस और बाद वाले पे माइनस, इसी साइड को ऐसे तोड़ा जाता है। यहां देखिएगा ये है वो a और ये पूरा है वो कौन है b, ये छोड़ लो। तो b के पीछे कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, यहां कुछ नहीं है तो आप क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। पहले लिखे 4 और 1, 4 1, 4 के साथ कौन है पोटेशियम और 1 के साथ कौन है पूरा ये। आप ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और हमारा जो 9वां चैप्टर है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। एक बार आप बेसिक आइडिया ले लीजिए कैसे तोड़ते हैं। तो 4 लिख दिया, के लिख दिया, 4 के साथ ये और 1 के साथ ये। अब ये वाला आएगा इसके ऊपर 1 और ये वाला जाएगा इसके ऊपर, यहां प्लस और यहां क्या आएगा माइनस। तो देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड जब डिसोशिएट हुआ तो 4 मोल तो बना ये और 1 मोल बना ये, तो टोटल डिसोसिएशन के बाद कितने मोल बन गए 5। और पहले कौन था, ये पूरा एक ही कंपाउंड था, एक ही मोल था, तो 5/1, मतलब नंबर जो आई है वो कितना आ गया है, आई का वैल्यू आ गया है वो कितना आ गया है 5 आ गया है। तो ये सारी बातें जब हम करेंगे, ऐसे आई कब निकालेंगे, जब डिसोसिएशन कितना हो रहा हो 100% हो रहा हो। तो कुछ नहीं करना आपको, जो नंबर ऑफ मोल्स है आफ्टर डिसोसिएशन उसमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन के। तो देखिएगा 100% जो डिसोसिएशन है उसकी बात हो गई, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब काम आएगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मतलब समझ में होना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसका मतलब क्या है। हालांकि 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि आपने जो भी सब्सटेंस लिया है उसके 1 मोल में से कितना फ्रैक्शन टूट रहा है, 1/4, 1/5 है ना, हाफ टूट रहा है, 3/4 टूट रहा है। तो वो फ्रैक्शन जो 1 मोल में से डिसोशिएट हो रहा है उस फ्रैक्शन को ही क्या कहते हैं हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो मैं सिंपल से वर्ड में लिख सकता हूं, फ्रैक्शन दैट इज गोइंग टू डिसोशिएट फ्रॉम 1 मोल, उस फ्रैक्शन को ही क्या कहते हैं हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, अल्फा कहते हैं। जैसे देखिएगा हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमने NaCl के 100% डिसोसिएट की बात की थी, लेकिन अब 100% की बात नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं उसमें से कुछ ही फ्रैक्शन डिसोसिएट होता है, तो NaCl को पानी में डिसोल्व करेंगे तो Na प्लस एक्वस और Cl माइनस है वो एक्वस बन जाएगा। अगर आपने NaCl के इनिशियली जो है अगर NaCl का 1 मोल लिया है तो शुरू में तो डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो जो है Na के भी 0 मोल होंगे Na प्लस के, और Cl के भी क्या होंगे 0 मोल होंगे। लेकिन कुछ देर बाद अगर NaCl में से अल्फा मोल टूटेगा, इसके 1 मोल से 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस बन रहा है, तो यहां से अल्फा टूटेगा तो ये भी अल्फा बनेगा और ये भी अल्फा बनेगा। और आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होता है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये कंडीशन किसकी है, इक्विलिब्रियम की है। तो एक इक्विलिब्रियम, EQM लिखा है मैंने शॉर्ट में, इक्विलिब्रियम लिखा है मैंने। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से इसके 1 मोल में से अल्फा मोल टूटेंगे, इसके अल्फा मोल बनेंगे और इसके भी क्या हो जाएंगे, अल्फा मोल हो जाएंगे। तो अगर हम आफ्टर डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश हुआ, आफ्टर डिसोसिएशन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, टोटल नंबर ऑफ
मोल्स कैलकुलेट करें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कैलकुलेट करें तो कितने आए हैं, कितने हैं कितने मोल है, 1 माइनस अल्फा इसके बच गए हैं, इधर अल्फा इसके हैं और अल्फा इसके हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा। देखिएगा कुछ बच्चों के मन में सवाल उठ रहे होंगे, बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि सर ये Na प्लस है इसके अल्फा मोल है, ये Cl माइनस है इसके अल्फा मोल है, और ये NaCl है इसके 1 माइनस अल्फा है, आप सबको कैसे जोड़ रहे हो। तो आप एक बात ध्यान रखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि NaCl है कि Na है कि Cl है, आपको तो सिर्फ देखना है कि टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, है ना। मुझे मोल्स देखने हैं, मुझे ये मतलब नहीं है कि कौन सा सोल्यूट है, सोल्यूट की नेचर कैसी है, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे पास Na इतना है, Cl इतना है और NaCl इतना है, तो मैंने टोटल जोड़ दिया है। तो NaCl के मोल बचे थे 1 माइनस अल्फा, Na प्लस के बचे हैं अल्फा और Cl माइनस के बचे हैं अल्फा। अब देख रहे हैं अल्फा माइनस का और अल्फा प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बचेंगे वो क्या है, 1 माइनस अल्फा है। और शुरू में बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से पहले कितना मोल था, 1 मोल था। तो I का वैल्यू आप I है वोल्टो फैक्टर जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 प्लस अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना है 1, तो I का वैल्यू आ गया है ये। अब इसको 100% जो डिसोसिएशन है उससे क्रॉस चेक करते हैं। 100% डिसोसिएशन का मतलब होता है कि हमने 1 मोल लिया तो पूरा का पूरा 1 मोल ही टूट गया, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या था 1, है ना। अल्फा का वैल्यू 1 हो तो 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब पूरा का पूरा किधर हो गया है, उधर शिफ्ट हो गया, और यहाँ क्या बच गए हैं, 0 मोल बच गए हैं, है ना। 100% का मतलब फ्रैक्शन नहीं है, अल्फा मतलब 1 मोल लिया है तो 1 का 1 ही मोल क्या हो गया है, टूट गया है। तो 100% डिसोसिएशन का मतलब होता है अल्फा का वैल्यू कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो 100% डिसोसिएशन में अल्फा का वैल्यू 1 होने वाला है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 मतलब 2 अपॉन 1, मतलब I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 100% डिसोसिएशन होता है NaCl का, तो I का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। मतलब मेरा ये जो फॉर्मूला है वो क्या आया है, सही आया है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसमें देखते हैं। देखिएगा जैसे मैं MgCl2 की बात कर लूं, जैसे मैं MgCl2 की बात कर लेता हूं, MgCl2 है और इसको पानी में घोला तो Mg प्लस 2 एक्वस और 2Cl माइनस एक्वस, ये बना लिया। अगर इनिशियली इसका 1 मोल हो तो शुरू में अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका मोल 0 होगा और इसका मोल 0 होगा। और अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें, एक इक्विलिब्रियम, तो इसमें से अल्फा टूटेगा, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसमें से अल्फा टूटा तो ये अल्फा बनेगा। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो यहां से अल्फा टूटेगा तो यहां कितना आएगा, 2 अल्फा आएगा। ठीक है, ये बात 11th क्लास में आपने सीखी होगी, फिर भी दोबारा देख लीजिए। और इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल देखने हो आपको, है ना, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल कितने आ जाएंगे आपके पास, टोटल मोल कितने देखिएगा, इसके कितने बचे 1 माइनस अल्फा, इसके कितने बचे अल्फा, इसके कितने बचे 2 अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो टोटल मोल कितने आ जाएंगे 1 प्लस 2 अल्फा। और I आप जानते हैं क्या होता है, डिसोसिएशन के बाद मोल 1 प्लस 2 अल्फा, और डिसोसिएशन से पहले कितने मोल थे, 1 थे, तो I का वैल्यू क्या आने वाला है 1 प्लस 2 अल्फा। अगर 100% देखें तो अल्फा का वैल्यू होता है 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 मतलब आंसर क्या आने वाला है
3 आने वाला है। और आप पीछे थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था MgCl2 के केस में I का वैल्यू क्या आया था, 3 आया था। तो आपको ऐसे करना आना चाहिए, है ना। जनरली बुक्स में क्या होता है, एक कॉमन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, हालांकि मैं वो भी आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं जो बुक्स में किया होता है, लेकिन उस पर ध्यान देने की बजाय आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए ताकि हम जो कर रहे हैं उसका सही से रिजल्ट मिल सके। बुक्स में क्या किया होता है, देखिएगा बुक्स का क्या प्रोसीजर रहता है। बुक्स कहती है कि ये आपको इक्वेशन दी होती है ऐसा कि A के n एटम आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें A के n एटम आपस में जुड़े हुए हैं, और जैसे ही हमने उसको किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व कर लिया, मान लेते हैं वाटर में डिसोल्व कर लिया, या वो डिसोशिएट हो गया, तो वो n मोल खुल गए, है ना, वो सारे के सारे n मोल खुल गए। तो यहाँ जो है मॉलिक्यूल है बड़ा जिसमें n एटम जुड़े हुए हैं, और यहाँ सारे के सारे एटम है वो क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो ये एक मोल था जिसमें n एटम जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ A के n एटम है वो क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ n मोल A के एक साथ जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ n एटम है वो अलग अलग हो गए हैं। तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल था जिसमें n एटम A के आपस में जुड़े हैं, जबकि यहाँ डिसोशिएट होने के बाद n एटम A के अलग अलग हो गए हैं। तो अगर आप शुरू में इसका 1 मोल लेते हैं, इनिशियली इसका 1 मोल लेते हैं, तो डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो 0 मोल बनेंगे अभी। और आप बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे, थोड़ी देर बाद डिसोसिएशन होगा, 100% डिसोसिएशन नहीं होता तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अगर इसमें से अल्फा टूटेगा तो यहाँ क्या बनेगा, n अल्फा बनेगा। देख लीजिए, इसका जब 1 मोल था, तो यहाँ कितने मोल बन रहे हैं, n मोल बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ से अल्फा मोल टूटेगा तो यहाँ क्या बनेगा, n अल्फा टूटेगा। फिर समझ लेना, इसके 1 मोल में n एटम आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही मोल है और उसमें n एटम आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ये टूटा तो सारे के सारे n एटम अलग हो गए, मतलब इसके 1 मोल से इसके n मोल बन रहे हैं। तो यहां से अल्फा टूटेगा तो यहां कितना बनेगा, n अल्फा बनेगा। तो आपको टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कैलकुलेट करने हो तो सबको जोड़ दीजिए। इसके कितने हैं, 1 माइनस अल्फा, और इसके कितने हैं, n अल्फा, ये जोड़ लो। और बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1 ही मोल है ना, बिफोर डिसोसिएशन 1 ही मोल है, और आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 है। तो आप इसको और सोल्व आउट कर सकते हैं, आगे देखिएगा आप इसको और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई बराबर है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इस 1 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, तो i माइनस 1 बराबर है n अल्फा माइनस 1। n अल्फा पॉजिटिव का था पहले रख लिया, और अल्फा नेगेटिव का था बाद में रख लिया। इन दोनों में से अल्फा कॉमन आ सकता है तो i माइनस 1 बच जाएगा, और सॉरी यहाँ अल्फा कॉमन आएगा तो n माइनस 1 बच जाएगा, और इधर है i माइनस 1, तो यहां से अल्फा बराबर आ जाएगा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है आपके पास किसके रिलेशनशिप का, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और i वांट ऑफ फैक्टर। तो यहां से आप इजीली है वो अल्फा अगर आपको गिवन हो कि कितने परसेंट डिसोशिएट हुआ है, 20%, 30%, 40%, 50%, तो अल्फा का वैल्यू गिवन होगा, आई आपको निकालना है, 1 होता ही है। एन क्या है, ये रहा कि 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, है ना। जैसे आपने NaCl देखा, NaCl में 1 मोल से कितने मोल बन रहे थे, 2 मोल, 1 मोल Na का और 1 मोल Cl का। जैसे आपने AlCl3 देखा,
तो AlCl3 में 1 मोल से कितने मोल बन रहे थे? 1 और 3 4 मोल, है ना। जैसे आपने ये एग्जांपल देखा था K4FeCN6, तो ये जब टूट रहा था तो क्या बन रहा था? 4K प्लस FeCN6 -4, तो 4 और 1 5। तो n का वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, वो आपके पास n का वैल्यू है। और आप यहां से इजीली जो है वॉन्ट होप फैक्टर का वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो दो चीजें आपको क्लियर रखनी है। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा हो तो कुछ नहीं करना है। 100% डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। और अगर 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो जो अप्रोच मैंने आपको बताई है उसको फॉलो कर लें, या फिर रेक्टिफिकेशन करना है तो ये फॉर्मूला आप डिसोसिएशन के लिए याद कर लें। इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा, आपको देगा कितने % डिसोसिएशन हुआ है और n 1 मोल से कितने मोल बने हैं। तो ये था हमारा डिसोसिएशन और वॉन्ट ऑफ फैक्टर। सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, एसोसिएशन और वॉन्ट ऑफ फैक्टर का रिलेशनशिप देखना है, और उसके बाद हमारा चैप्टर है वो क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। सॉरी। तो एक ही वीडियो बचा है, बस एक लेक्चर और आएगा, आप देखते रहिए और आपका काम ऑलमोस्ट क्या हो गया है? फिनिश हो गया है। धन्यवाद।